हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अगेन वीकली करंट अफेयर्स करेंगे आपके लिए, और ये जो करंट अफेयर होने वाले हैं ये 2 से लेकर 8 अप्रैल 2023 के हैं। ठीक है, तो 2 से लेकर 8 अप्रैल 2023 तक के ये जो करंट अफेयर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में रिपीटेडली यहाँ से आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि लंबी हो जाती है फिर वीडियो आपके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास डेट क्या है अपने पास? 2 से लेकर 8 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज की तरफ। और पहली न्यूज क्या कहती है? एक खुशखबरी है। ठीक है, खुशखबरी है ये हमारे लिए, समझते हैं कैसे करके। अब इस बात को हम थोड़ा कम समझ सकते हैं, बट अगर जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे, जो थोड़ा बहुत और इन सब पैसा इन्वेस्ट करते होंगे, उनके लिए जानकर खुशी होगी कि अब जो है वो नए इंटरेस्ट रेट आए हैं। समझते हैं इसको, क्या है क्या नहीं है, इसको देखते हैं। देखिए, कहता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर। अब समझिए बच्चे, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर है वो आता किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। एक चाइल्ड एजेंसी है, छोटी सी है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अभी किसके पास चल रही है? हम सबको पता है, निर्मला सीतारमन के पास। किसके पास है ये वाली? भी अपने पास निर्मला सीतारमन जी के पास है। तो इन्होंने अनाउंस करा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। कहां पे? स्मॉल सेविंग स्कीम्स में। कहां पर बढ़ेंगे? स्मॉल सेविंग स्कीम्स में, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कब से कब तक? यहां पे बोला गया है 2023 से 24 तक, जो कि अप्रैल 1 से लेकर जून 30 2023 तक है। एंड मार्किंग द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर ऑफ द रेट हाइक्स। अब समझिए इस बात को, ठीक है। अब ये एक्चुअली में स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती क्या है, कौन इनको मैनेज करता है, क्या काम है इनका, समझते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये स्मॉल सेविंग जो स्कीम्स हैं, इन्हें इनिशिएट करने का काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ताकि मैं और आप जैसे और भी जो लोग हैं वो अपना पैसा सेव कर सकें। क्या कर सकें? हम अपना पैसा सेव कर सकें। तो इसके लिए ये स्कीम लाई जाती है। लोगों को एनकरेज किया जाता है कि आप जो है वो थोड़ा करके जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, वो उसके लिए यहां पर लाया गया है। तो इसको कहा जाता है स्मॉल सेविंग स्कीम्स। अब कहता है ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है हैव अबाउट 40 करोड़ सब्सक्राइबर्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि छोटी मोटी तो तादाद नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है ये। एंड द बास्केट इंक्लूड, अब ये स्मॉल सेविंग स्कीम एक नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं इसके, उसमें देखेंगे हम, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, मंथली इनकम सेविंग स्कीम, ऑल पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट एक्सेट्रा। तो पोस्ट ऑफिस वाला जो है वो भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। अब समझते हैं, यहां पे देखिए, तो कहा गया है कि नए इंटरेस्ट रेट आए हैं, और उन इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उनका आपको फायदा देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि इसमें सबसे टॉप, मतलब सबसे हाईएस्ट रेट किस में मिलेगा, तो आपको याद रखना है सबसे हाईएस्ट रेट मिलने वाला है किसका? सबसे हाईएस्ट रेट मिलेगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का। और अगर हम बात करें सेकंड किसका मिलेगा, सेकंड हाईएस्ट किसका होगा, तो आपको याद रखना है सुकन्या समृद्धि अकाउंट का। सेकंड किसका मिलेगा? सुकन्या समृद्धि अकाउंट का। और यहां पे और भी बहुत सारी स्कीम्स है। कहता है द इंटरेस्ट रेट ऑन दीज सेविंग इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रेज्ड बाय, कितना बढ़ाया जाएगा? 10 से 17 बेसिस पॉइंट्स। और बेसिस पॉइंट की अगर आप बात करें तो 1%, 1 पॉइंट कितने, मतलब 1% पॉइंट किसके बराबर होता है? 100 BPS के बराबर यहां पर होता है। बाकी सब में तो बहुत सारे रेट्स चेंजेस हुए हैं, पर अगर हम बात करें PPF की, मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करें, इसे चेंज नहीं किया गया है। तो आपको यह याद रखना है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज नहीं हुआ है, पर बाकी जगहों पे बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पहला करंट अफेयर हुआ आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने जो क्या करा है, जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उनके इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। इससे हम पोस्ट ऑफिस हो गया और कुछ बैंक हो गए, वहां पर हम क्या कर पाएंगे? सेव कर पाएंगे और अपने पैसे को आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अभी किसके पास है? तो निर्मला सीतारमन जी के पास है। ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा क्लियर रखना है। ठीक है, तो ये थी आपके पास पहली न्यूज, छोटी सी न्यूज है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पे, आपको समझनी है। और स्मॉल सेविंग होती क्या है
स्मॉल सेविंग स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको इनिशिएट करती है। क्यों लाया जाता है? ताकि भारत के नागरिक या भारत के नागरिक जो हैं वो क्या करें, अपने पैसे को सेव कर सकें। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आदमी सेव कर रहे हैं और नहीं, सबके लिए ये सारी स्कीम किसके लिए? सबके लिए। अगर आप बात करेंगे सुकन्या, नाम से आपको क्लियर हो रहा है कन्या के लिए ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये थी आपके पास पहली न्यूज़। सेकेंड पे आते हैं, कहता है MOSPI रिपोर्ट आई है विमेन और मेन की इन इंडिया 2022। अब इसको भी समझते हैं, कौन लेकर आए हैं इसको समझते हैं। देखिए, तो एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, आप लोगों ने पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एक होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर्स। ये पढ़ा होगा आपने वहां पे। तो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं MOS की, मतलब यहाँ पर कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, जिनका नाम है इंद्रजीत राव। क्या नाम है जिनका? इंद्रजीत राव है। इसके बारे में बात की जा रही है। कहता है द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अब ये सीधा आपसे क्या पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। रिलीज, इन्होंने अपनी रिपोर्ट को रिलीज करा है। किससे रिलेटेड है ये? मेन और वुमेन इन इंडिया 2022, जो कि 24 नंबर की है। मतलब ये कौन सा एडिशन आपको देखने को मिलता है? 24th देखने को मिलता है। अगर हम इस रिपोर्ट को पढ़ें और एवरेज निकालें तो कहता है एवरेज इंडियन वुमेन एज्ड बिटवीन, जो 15 से 29 के बीच में है, वो 5.5 आवर्स किस चीज में बिता देती है? एज अनपेड लेबर बिताती है। तो ये आपको याद रखने का हो गया। मैन इन दैट एज ग्रुप, अगर हम बात करें इसी एज ग्रुप की, अगर हम मैन की बात करें तो 50 मिनट्स अ डे डूइंग वर्क दैट यील्ड्स नो मनी। वो ऐसा काम कर रहे हैं 50 मिनट जिसका उनको कोई भी बेनिफिट नहीं देखने को मिल रहा है। सीनियर वुमेन की बात करें जिनकी एज 60 से ऊपर हो चुकी है, दे स्पेंड 4 आवर्स अ डे डूइंग अनपेड लेबर, वाइल सीनियर मेन जो है वो आधा घंटा जो है वो क्या करते हैं? इन सब चीजों पे बिताते हैं। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट तो है ही है कि रिपोर्ट कब आई है, कौन सा एडिशन है, कौन सी एज ग्रुप यहाँ पे देखी गई है, तो आपको ये समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब एक और चीज़, अगर हम बात करें ये जो 24वां जो एडिशन हुआ है, ये हुआ कहाँ है बेटा? तो आपको याद रखना ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है हमारे पास? नई दिल्ली में ये हुआ है। और नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में बनी थी। आप सबने पढ़ा है हिस्ट्री में, आप सबने देखा भी है कि अगर हम बात करते हैं तो कैलकाटा से दिल्ली कब बनी थी? 1911 में बनी थी। ये पॉइंट भी आपको बहुत क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, ये अगेन इंपॉर्टेंट हो गई आपके पास। और ऐसा नहीं है बेटा कि ये एक ही टॉपिक को देखती है, ये बहुत सारी चीजों को देखती है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है मेन और वुमेन का, हेल्थ क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट क्या है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को देखती है। और जो जेंडर बायसनेस है मेल फीमेल वाली, उसे भी हटाने की बात यहाँ पर करती है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है ये कब से पब्लिश की जा रही है? 1995 से ये पब्लिश की जा रही है, ठीक है। तो 2 बेसिक न्यूज थी हमारे पास, पहली वाली भी और सेकंड वाली भी। थोड़ा थोड़ा आपको इनके बारे में याद यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो कब से अपनी रिपोर्ट को पेश कर रहे हैं? ये 1995 से कर रहे हैं। पर अभी जो 2022 की जो रिपोर्ट आई है, जो 23 में आई है हमारे पास, वो कौन सा एडिशन है? वो 24th है। आपको याद रखना है एज ग्रुप कितना रखा गया है? 15 से 29 इनका है, मतलब मेल और फीमेल का। और सीनियर वुमेन की बात करेंगे तो अबव 60, ये आपको यहां पर समझना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद अगली न्यूज को। अगला कहता है जॉर्जिया की अगर हम बात करें तो जॉर्जिया टू कंडेम्ड हिंदू फोबिया। अब समझ लेते हैं कि भाई क्या है इसमें भी और क्या क्या नहीं है, ठीक है। देखिए, कहता है कि एक्चुअली में हिंदू फोबिया है क्या? तो ये एक डेरोगेटरी डिस्ट्रक्टिव सेट है, एटीट्यूड है, ये बिहेवियर है किसके प्रति है? हिंदुइज्म के प्रति। हम सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना धर्म कौन सा माना जाता है? हिंदुइज्म माना जाता है। और अगर आप देखें तो 1.2 अरब के आसपास लोग इस धर्म को फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। और इंडिया का अगर आप देखें तो हिंदुइज्म का डायस्पोरा छोटा नहीं है। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग गिने चुने ही हैं हमारे पास, बिल्कुल नहीं भाई, बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े पैमाने पे हैं, जिनका अगर हम बात करें जिनके बारे में तो वो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड भी हैं। समझते हैं इसको, ठीक है। देखिए, तो कहता है जॉर्जिया, जो कि यूएसए का ही एक टुकड़ा आता है हमारे पास,
passed a resolution condemning हिंदूफोबिया और एंटी हिंदू बाइगेट्री। आप सब ने देखा होगा कि अभी अभी रिसेंटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जहां पे हिंदू मंदिरों पर अटैक किए गए। अगर आप देखेंगे हिंदू जो ऑफिसर्स थे उन पे अटैक किए गए, तो ये इसीलिए रेजोल्यूशन लाया गया है यहाँ पर। तो ये पहला ऐसी स्टेट बनी है यूएसए की जिसने क्या शुरू करा है, हिंदू फोबिया के खिलाफ ये काम शुरू करा है। कहता है ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किसने करा है, समझेंगे यहाँ पे, तो लॉरेन मैकडोनाल्ड और टॉड जॉनस ने करा है, ठीक है, फ्रॉम फॉरेस्ट काउंटी इन द सबअर्ब ऑफ एटलांटा, होम टू द वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा कम्युनिटीज इन जॉर्जिया। तो आप सबको पता है, अगर हम बात करें, भारत का डायस्पोरा बहुत बड़ा है। जब भारत की आबादी ज़्यादा है तो भारत की आबादी का डायस्पोरा भी बड़ा है, जिसके कारण वो एक ही जगह पे सीमित नहीं है, वो मल्टीपल जगहों पे क्या हुए हैं, फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है जॉर्जिया के बारे में। और जॉर्जिया पहला ऐसा देश बनता है जो क्या कर रहा है, जो हिंदू फोबिया के लिए काम यहाँ पर, हिंदू फोबिया के खिलाफ यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो जो भी हिंदू विरोधी हैं, जो कट्टरता है, ठीक है, उसके खिलाफ यहाँ पर कदम उठाया गया है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बता दिया यहाँ पे कि जॉर्जिया में बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे भारतीय मूल के लोग वहां पर रहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब जॉर्जिया की बात करते हैं, तो जॉर्जिया की कैपिटल क्या आ जाएगी आपके पास, एटलांटा, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। और करेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डॉलर ही चलता है, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास अगली न्यूज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आगे अगली आती है, कहता है इसके बाद आईपीपीबी मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप। अब समझते हैं बच्चे, देखिए आज जैसे जैसे हम डिजिटलाइज की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको पता होगा कि इंडिया ने एक मिशन भी चलाया था जिसका नाम क्या है, डिजिटल इंडिया मिशन। सुना होगा आपने इसके बारे में। एक मिशन चलाया था जिसका नाम क्या है, डिजिटल इंडिया मिशन। जब आप इस मिशन की बात करते हैं, इस मिशन के अंदर भारत सरकार ने पूरी की पूरी कोशिश करी है कि वो क्या करे, वो डिजिटलाइज चीजों को लेकर आए। मतलब भारत में जो भी चीजें हैं उनको डिजिटलाइज करने की बात की गई है। अब समझते हैं इस न्यूज में क्या लिखा गया है। देखिए, कहता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, ठीक है, इन्होंने, ये किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। इन्होंने दिल्ली के साथ, नई दिल्ली के साथ बेस्ड भारतीय एयरटेल लिमिटेड के साथ अपनी बैंक सर्विसेज को लॉन्च कराए ताकि इनके कस्टमर्स को सहूलियत मिले। किसके थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू इनको सहूलियत मिले। तो आपको याद रखना है कि व्हाट्सएप के माध्यम से इनको सहूलियत मिले। हम एक क्लिक पे अगर कस्टमर चाहे तो वो बैंक को अपने आसपास देख सकता है। देखने का मतलब है कि उनकी सुविधाओं को ले सकता है, सर्विसेज ले सकता है, प्लस उसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज के बारे में यहाँ पर बात की गई है। कहता है विद दिस न्यूज आईपीपीबी व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल यूजर ऑफ द बैंक विल बी इजी टू कनेक्ट विद द बैंक ऑन व्हाट्सएप। उसकी वेराइटीज, बैंकिंग सर्विस की क्या वेराइटीज हैं, डोर स्टेप रिक्वेस्ट, सर्विस रिक्वेस्ट हो गई, और लोकेटिंग नियर द पोस्ट ऑफिस, इन सबको ओपन किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया, इसको हमें समझना है, ठीक है। अब समझते हैं बच्चे, देखिए अगर हम किसकी बात करते हैं, आईपीपीबी की बात करते हैं, तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट के अंदर चला था। किसके अंदर चला था बच्चे, आपको याद रखना है, ये किसके अंदर चला था, आईपीपीबी वाला, तो पायलट प्रोजेक्ट के अंदर चला था। और ये पायलट प्रोजेक्ट कहाँ चला था, तो ये रायपुर और रांची में चला था। कहाँ पर चला था बेटे, रायपुर, और कहाँ चला था, रांची में चला था। याद रखना है आपको, मतलब झारखंड आ गया, रायपुर और रांची में चला था, झारखंड में। और कब चला था, तो आप याद रखेंगे 30 जनवरी 2017 को इसको चलाया गया था। कब चलाया गया था, 30 जनवरी 2017 को इसको चलाया गया था। और बाद में अगस्त 2018 में भारतीय सरकार ने अप्रूव करा, अगस्त 2018 में भारतीय सरकार ने अप्रूव करा, और ये फिर आगे जाकर ये बैंक मतलब ऐसा कह लो कि सेटअप हुए बाद में 2018 में, ठीक है। अगर हम इसकी हेडक्वार्टर की बात करें, तो इसकी हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ आता है, नई दिल्ली में आता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आपसे कभी पूछे कि कौन से पायलट प्रोजेक्ट के अंदर थे, तो कौन सा पायलट प्रोजेक्ट था, जिसका नाम था रायपुर रांची वाला। और अगर आपको याद रखेंगे कब चला था, ये 30 जनवरी 2017 को। और इनकी फॉर्मेशन एक्चुअली कब हो रही है, तो अगस्त 2018 में हो रही है। कब हो रही है यहाँ पे, अगस्त, मतलब अगस्त बोलने का मतलब हो गया कि अगस्त में तो अप्रूव किया गया था, 1 सितंबर
2018 को इनका फॉर्मेशन ईयर माना जाता है। अब थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, समझ लेते हैं। देखिए, कहता है रायपुर और रांची में एक पायलट प्रोजेक्ट चला था, कब की बात कर रहा है, 30 जनवरी 2017 में, इसको इनिशिएट करने की बात की गई थी। अगस्त 2018 में गवर्नमेंट ने अप्रूव करा कि ऐसे बैंक्स को सेटअप किया जाएगा, और उसके बाद 1 सितंबर 2018 को ये बनकर हमारे सामने आते हैं। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है आप याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है, नई दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है हमें, नई दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास ये करंट अफेयर। अच्छा, एक और चीज, किसके साथ मिलकर ये करा है, तो भाई एयरटेल के साथ, भूलना नहीं है। ठीक है, अब ऐसे भी इसको याद रख लो आप कि एयरटेल की कवरेज ज्यादा ही है, तो आप एयरटेल करके याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगली पे आते हैं। सागर सेतु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, सागर सेतु के बारे में हमने पिछले भी एक बार पहले पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं, कहता है यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवे के हैं, इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करा है जिसका नाम है सागर सेतु। क्या नाम है, सागर सेतु, द ऐप वर्जन ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मेराइन इन न्यू दिल्ली। अगर हम इसकी बात करें, ये ऐप क्या क्या काम करेगी हमारे लिए, तो ये लॉगिन मॉड्यूल बताएगी, सर्विस कैटलॉग बताएगी, बैंक की गारंटी देगी, सर्टिफिकेशन देगी, ट्रैक कर सकती है ये कि कहाँ है, कौन सी चीज़ नहीं है, ट्रैक और ट्रेस करने की पावर रखती है ये। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं कौन प्रोवाइड करेगी, ये हमें प्रोवाइड करेगी। तो कहता है सागर सेतु ऐप हेल्प कस्टोडियन इन ईजियर एक्सेस टू फंक्शनैलिटीज ऑन अ हैंड हेल्ड डिवाइस बाय रिड्यूसिंग टर्न अराउंड टाइम फॉर अप्रूवल एंड कंप्लायंस। ठीक है, तो सॉरी कंपाइलेंसेस, तो ये आप यहाँ पर देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट हो गई। तो कौन सी ऐप है, तो आपको याद रखना है सागर सेतु। ठीक है, अब ज़्यादा इनमें है नहीं बताने के लिए, आपको थोड़ा सा ही है, तो थोड़ा आपको यहाँ पर याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगली पे आते हैं। अगली आती है हमारे पास, एक लैंड वर्जन टेस्ट हुआ है। ठीक है, एक लैंड वर्जन टेस्ट हुआ है, और वो किसके द्वारा किया गया, अमोघा 3 के द्वारा। ठीक है, तो आपको देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे। कहता है भारत डायनामिक लिमिटेड। अब ये भारत डायनामिक लिमिटेड क्या है, ये हमारे भारत का जहां मिसाइल मैन्युफैक्चर होता है, जहां हमारे भारत का मिसाइल मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसका नाम है भारत डायनामिक लिमिटेड। इन्होंने एक फील्ड फायरिंग टेस्ट करा है, कहाँ पे, इन इट्स इंडिजीनियस, और ये 3rd जनरेशन का मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका नाम क्या था, अमोघ 3। अगर हम इसकी बात करें तो ये टॉप अटैक कर सकता है, डायरेक्ट अटैक कर सकता है। जब आप इसे किस पे लगा देंगे, हेलीकॉप्टर्स पे या प्लेन्स में लगाकर आप इसकी मदद से काम कर सकते हैं। कहता है द होल मिसाइल सिस्टम कम्स विद द कमांड लॉन्च अंडर रिमोट ऑपरेशन कैपेबिलिटी एंड ट्राइपोड। अगर हम इस मिसाइल की बात करें तो इसका डुअल मोड फीचर्स है इसका, जैसे कि इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर विद द रेंज ऑफ 200 to 2500 मीटर्स। अभी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास, और आप इसका शेप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ठीक है, इसे सेटअप करके आगे चीजों पे लाया जा सकता है। ठीक है, कहता है एन एंटी आर्मर टेंडिम वॉर हेड ऑफ अ मिसाइल कैन पेनिट्रेट एन एक्सेस ऑफ 650 मीटर्स बियॉन्ड एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। ठीक है, और इसकी मदद कहाँ मिलेगी हमें, ज्यादा करके हेलीकॉप्टर्स में देखने को मिलेगी, एयरफोर्स में ज्यादा करके इसकी हेल्प हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी हो गया आपके पास, और नाम आपको याद रखना है, नाम क्या है बेटा, इसका नाम है आपके पास यहाँ पे अमोघ 3। और अगर आप देखेंगे इसके अंदर भी, अगर ये इंडिजीनियस है, मतलब ये भारत में बनाई जा रही है, तो ये भी किसे बढ़ा रही है, आत्मनिर्भर भारत को। किसको बढ़ा रही है बच्चे, ये आत्मनिर्भर भारत वाली जो स्कीम है उसको यहाँ पर बढ़ाने की बात कर रही है। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारे पास अगली न्यूज। अगली आते हैं अर्थ आर, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ आर है क्या एक्चुअली में, इसके बारे में बात करेंगे, और अर्थ आर में क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं इसके बारे में भी हम देखना यहाँ पर शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए, हर मार्च के महीने में अर्थ आर मनाया जाता है। ठीक है, हर मार्च के महीने में अर्थ आर मनाया जाता है। अर्थ आर की अगर हम बात करें तो इससे पूरे ग्लोब में कब ऑब्जर्व किया जाता है, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को। कब किया जाता है, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार अगर आप बात करें तो लास्ट सैटरडे कब आया था, 25 मार्च को था, जिसके अंदर एनर्जी सेव करनी है। क्या सेव करनी है यहाँ पे, एनर्जी सेव। 1 घंटे के लिए लाइट्स को ऑफ किया गया था, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। ये लोकल टाइम की अगर हम देखें तो इससे एनवायरमेंटल इश्यूज को सपोर्ट मिलेगा, और हम अपने प्लैनेट अर्थ को बचाने की बात यहाँ पर
करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें थीम क्या थी, द बिगेस्ट आर फॉर अर्थ, ये हम देखेंगे इसको कहा जाता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी 2007 को। और अगर एग्जैक्ट डेट पूछे कभी आपसे तो 31 मार्च 2007 को इसकी शुरुआत की गई थी, कहाँ पे, सिडनी से। और उन्होंने भी 7 बजे के आसपास, रात के 7 बजे, शाम के 7 बजे के आसपास लाइट्स को ऑफ करवाया था 1 घंटे के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये काम कर कौन रहा है और कौन इसको करवा रहा है, देखते हैं। तो कहता है यहाँ पे कौन इसकी शुरुआत करा रहा है, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर। अब ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया, क्या नाम है इसका, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये स्विट्जरलैंड बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान देंगे, इसको ऐसा लिखा जाएगा स्विस बेस्ड, क्या है ये, स्विस बेस्ड क्या है अपने पास, ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना की गई थी 1961 में। कब की गई थी इसकी स्थापना, 1961 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ आपको देखने को मिलते हैं, ग्लैंड, और ग्लैंड कहाँ पर आता है, स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ मिलते हैं हमें, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलते हैं। समझते हैं, हम अर्थ की बात जब करते हैं तो अर्थ सोलर सिस्टम का एक 3rd नंबर का प्लैनेट है, ठीक है, 3rd नंबर का प्लैनेट है। जब हम अर्थ की बात, ये तो हो गया ना बेटा आपके पास, देखिए यहाँ पे वर्ल्ड वाइड, एक बार समझा दूं फिर अर्थ वाले पे आते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन है, स्विस बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको याद रखना है, जिसका गठन हुआ था 1961 में। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलता है। ये हो गया आपके पास। अब हम अर्थ के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, जब हम अर्थ की बात करते हैं तो जब आप सोलर सिस्टम को पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है अपने पास, यहाँ पे मार्स। मार्स के बाद आप आगे चलते हैं, सॉरी मार्स नहीं, मरकुरी। पहला कौन सा आएगा अपने पास, यहाँ पे मरकुरी, सबसे पहला आप पढ़ते हैं मरकुरी। मरकुरी के बाद आप पढ़ते हैं यहाँ पे वीनस। वीनस के बाद आप देखते हैं 3rd कौन सा आता है आपके पास, अर्थ। और अर्थ के बाद अगर हम बात करें तो आता है हमारे पास मार्स। क्या आता है अर्थ के पास, हमारे पास मार्स। अगर हम इन शुरू के 4 प्लैनेट्स की बात करें तो इनको क्या नाम दिया जाता है, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का नाम दिया जाता है, ठीक है। क्या नाम दिया जाता है बेटा इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का नाम दिया जाता है। क्यों देते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का नाम, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो है इनका जो स्ट्रक्चर है, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, कह सकते हैं आप, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, स्टोन्स, डेब्रिस एक्सेट्रा। किससे बने हुए हैं ये आपके पास, तो ये बने हुए किससे, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है वो किससे बने हुए हैं, रॉक से, स्टोन से, और किससे बने हुए हैं, डेब्रिस से बने हुए। दैट इज वाई इन्हें कहा जाता है टेरेस्ट्रियल, और इन्हीं को इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको ही, इनर प्लैनेट भी कहा जाता है। अब आप मुझे बताएंगे जो लास्ट के 4 है उन्हें क्या कहा जाता है, और उन्हें आउटर तो कहते हैं, आउटर के अलावा उन्हें क्या कहा जाता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो हम सबको पता है अर्थ का निकनेम क्या दिया जाता है भाई, ब्लू प्लैनेट। पर अब तो हमने इतना बुरा हाल कर रखा है पानी का भी कि ये जो ब्लू प्लैनेट है ये भी कभी ना कभी डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ठीक है। तो ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, आप सबने इसके बारे में पढ़ा है। और आप एक टर्म पढ़ते हैं साथ में, एक टर्म आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ी होगी, दैट इज एपोजी, सॉरी आप पढ़ते हैं उसको पेरेजी, एक आप पढ़ते हैं यहाँ पे पेरेजी, और एक आप पढ़ते हैं एपोजी। एपोजी नहीं है वो, हाँ, एक है आपके पास पेरेजी और एक है एपोजी ही है, ठीक है। आप ये दोनों मुझे बताएंगे एपोजी और पेरेजी के बारे में, और एक आप मुझे बताएंगे पेरीहेलियन क्या होता है, ठीक है, और एक आप मुझे बताएंगे एपीहेलियन, ठीक है। मैंने अपने टाइम पर याद कैसे कर रखा है इसको, देखो, पी से पास आना, ए से दूर जाना, ए से अवे तो दूर जाना, ठीक है। तो जब, और हेलियन वर्ड किसके लिए यूज होता है, सन के लिए, और ये जी वाला जो वर्ड है मैंने ऐसे याद रखा है ये मून के लिए यूज होता है। तो एक समय पे अर्थ एंड मून नजदीक आते हैं और एक समय पे अर्थ और मून दूर जाते हैं। वैसे यहाँ पर कौन है, यहाँ पे एपीहेलियन में अर्थ सन के पास जाती है और अर्थ सन से दूर जाती है। तो आप मुझे बताएंगे ये कब कब होता है हमारे पास, एपोजी, पेरेजी, एपीहेलियन और पेरीहेलियन, ठीक है। ये 4 टर्म्स है अर्थ के साथ जो पेपर में पूछी ही आपके पास जाती हैं, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे, आप सबको पता ही होगा इसके बारे में। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है, सबको पता है यहाँ पे 21 जून, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए शॉर्टेस्ट डे कौन सा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, तो वो होता है 22 दिसंबर। पता है ना आपको ये वाला, इसे कहा जाता है विंटर सोलेस्टिस,
ठीक है। और सोलिस्टस का मतलब ही होता है व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द डे एंड द लेंथ ऑफ द नाइट, और इसे कहते हैं विंटर, और इस वाले को कहा जाता है समर सोलिस्टस। ये आपने कौन सी क्लास में पढ़ा तो मैं आपको बता दूं, आपने 6वीं क्लास में ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, पर हम ध्यान नहीं देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप सीखेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई आपके पास एक और बड़ी न्यूज़ जिसका नाम क्या था, अर्थ आवर, और ये यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे आता है वर्ल्ड बैंक ने कुछ रिपोर्ट पेश करी है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट पेश करी है, किसके ऊपर करी है, एयर पॉल्यूशन पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। कहता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिकॉर्ड स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर, एयर पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया। अगर हम बात करें, हम सबको पता है कि जो एयर की क्वालिटी है वो डिटेरिएट होती जा रही है, वो खराब होती जा रही है, और इसके जवाबदार कहीं ना कहीं कौन है, मैं और आप, हम ही है सारे के सारे। तो कहता है कंसंट्रेशन ऑफ फाइन पर्टिकुलेट मैटर जैसे सूट और स्मॉल डस्ट हो गया, PM 2.5 इन सम ऑफ द साउथ एशियन मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एंड अंडर डेवलप्ड एरियाज अप टू 20 टाइम्स हायर देन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थ्रेशोल्ड ऑफ द 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। आप सबको पता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास एयर वाली, ठीक है। अगर आप देखें आज भी बहुत सारी ऐसी जगहों पे एयर क्वालिटी इंडेक्स पेश किए जाते हैं जिससे हमें पता लगता है, जैसे आप दिल्ली की हालत देखते हैं, दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत कोरा जैसा है ना, वो डस्ट आपको देखने को मिलती है। ऐसी डस्ट एक समय पे पंजाब तक पहुंच गई थी, राजस्थान पहुंची थी। तो ये एयर क्वालिटी जो है वो क्या होती जा रही है, खराब होती जा रही है। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो ये साउथ एशिया इज द होम ऑफ 9th ऑफ द 10 पॉल्यूटेड सिटीज। अब आप यहां पर देखेंगे कि हमारा जो रैंक है, अगर हम अपने रैंकों की बात करें साउथ एशिया में, तो हम 10 में से टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज यहां पे हमें देखने को मिलती है, जिसमें से एक बांग्लादेश ढाका भी हमें देखने को मिलता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉज 2 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ इन साउथ एशिया। हर ईयर में इतनी डेथ हो रही है, और इससे इकोनॉमिक डैमेज तो हो ही रहा है हमारे पास। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, डेविड रॉबर्ट मालपास, और कब बना था ये, तो कब बना है, 44 में, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला आता है सार्क लिटरेचर की बात करते हैं, ठीक है, सार्क लिटरेचर की बात करते हैं, और इस अवार्ड के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कहता है सार्क लिटरेचर अवार्ड 2023 का, इसको देखते हैं और इसमें क्या क्या पॉइंट है इसके बारे में बात करते हैं। कहता है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया आपके पास। पहला तो ये कौन सा एडिशन हो रहा है आपके पास, 63rd एडिशन हो रहा है, एंड द फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर। अब देखो सार्क, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो सार्क का फुल फॉर्म क्या आता है आपके पास, साउथ एशियन, ठीक है, मतलब साउथ एशियन कंट्रीज की बात हो रही है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल काउंसिल। क्या कहते हैं इसको, रीजनल काउंसिल कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है इसे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, सॉरी रीजनल कॉपरेशन है, काउंसिल तो नहीं लिखेंगे, कॉपरेशन लिखेंगे, ठीक है। अब इनकी यहां पर बात हो रही है, तो इन्हीं का आपस में, जो ये साउथ एशियन नेशंस हैं, इन्होंने ही आपस में डिसाइड करा है, और एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि इन्होंने अपने ही राइटर्स लिटरेचर को आगे बढ़ावा देने की बात यहां पर करी है। तो कहा जाता है कि ये लिटरेचर अवार्ड 2023 का है, इसे स्पेशल लिटरेरी अवार्ड भी कह सकते हैं आप, टू बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन है कोई, ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया के कौन आते हैं, महात्मा गांधी जी। गांधी जी के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो इंडिया में तो आते हैं अपने पास कौन यहाँ पे, गांधी जी, जैसे मार्टिन लूथर हो गए। इन सबके साथ इनका क्या किया गया है, इनका कंपैरिजन किया गया है, और आपको याद रखना है किसको मिला ये, तो बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है। किसको मिला ये, बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। ये जो सार्क लिटरेरी अवार्ड 2023 का है, ये बेस्ट एक्सीलेंस, अब किस चीज के लिए मिला इनको, द अनफिनिश्ड मेमोयर्स, प्रेजेंट डायरीज, द न्यू चाइना एज आई सॉ इट 1952, इन तीनों के लिए मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट हो गया तीनों बुक्स आपके लिए। कहता है ये अवार्ड जो है, ये अब ये तो है नहीं, तो इनकी बेटी को हैंड ओवर किया गया, और इनकी बेटी कौन है, शेख हसीना जी। कौन है यहाँ पे इनकी बेटी, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी हैं, जिनका नाम है शेख हसीना। अब यहाँ पर इसको समझते हैं, ये फॉसवाल है क्या। फॉसवाल एक्चुअली में क्या है, फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर, ठीक है, आपको समझना है। और ये किसके बारे में दिया जाता है, लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। और अभी ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, तो ये नई दिल्ली
में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी सार्क की बात कर लेते हैं कि सार्क का स्थापना कब हुआ, सार्क क्या है क्या नहीं है, सार्क की बात करते हैं। चलिए, तो करें बात सार्क के बारे में थोड़ा सा। चलिए तो बात करते हैं सार्क की। सार्क कब बना था, तो आपको याद रखना है 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। सार्क के हेडक्वार्टर की बात करें तो ढाका बांग्लादेश ही इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। ढाका बांग्लादेश में इसका क्या दिखता है हमें यहाँ पर हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अगर हम इसकी कंट्री की बात करें कि इसकी कौन कौन सी कंट्री हैं, तो आप लिख लेंगे इसको नमोनिक बना के छोटा सा, अपनी MBBS, अपनी MBBS। ठीक है, तो आपको याद रहेगा इससे। ए से आपको याद रखना है अफगानिस्तान, लिखते जाएंगे आप मेरे साथ साथ। ए से आप इसको लिखेंगे अफगानिस्तान। पी से आप लिखते हैं यहाँ पे पाकिस्तान। ए से अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान, देन नेपाल, नेपाल के बाद हमारा प्यारा भारत। तो अपनी कंप्लीट हो गया ना, ए से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया कंप्लीट हो गया। एम से आपके पास आएगा यहाँ पे क्या, मालदीव्स। एम के साथ क्या आएगा आपके पास, मालदीव्स। बी के साथ आएगा बांग्लादेश, भूटान, 2 बी है यहाँ पे, बांग्लादेश, भूटान। और लास्ट एस से आप लिखेंगे श्रीलंका। एस से आप लिखेंगे लास्ट में श्रीलंका। तो आपने देखा कि मोस्टली कंट्रीज कौन सी वाली हैं, जो हमारे इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अपनी MBBS, अपनी MBBS। रिपीट कर रही हूँ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। ठीक है, चलिए हो गया ये वाला भी डन। अच्छा, बांग्लादेश के साथ हम अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, ये मैं पिछली क्लास में भी आपके साथ बात कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आपको याद रखना है 4096.7 किलोमीटर का हम बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश में हमारी 2 रिवर्स जाती हैं, वो 2 रिवर कौन कौन, अच्छा बांग्लादेश में हमारी 2 रिवर जाती हैं। एक जाती है हमारी कौन सी वाली, गंगा। तो गंगा को वहाँ पे क्या कहते हैं ये लोग, पद्मा कहते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो दूसरी कौन सी जाती है, ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा को यहाँ पे क्या कहा जाता है बांग्लादेश में, उसे कहा जाता है जमुना। तो ये आपको याद रखना है। तो बांग्लादेश में उसे कहा जाता है गंगा कहा जाता है पद्मा, और ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है जमुना। ठीक है, याद रखेंगे। और यही 2 रिवर्स लास्ट में आकर बंगाल की खाड़ी पे डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं यहाँ पे, डेल्टा। और उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है उसका, सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रोइंग और लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। लिख लेंगे आप साथ में, लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सार्क वाला भी, ये कंप्लीट होता है आपके पास। कौन सा एडिशन था, 63rd था। चलिए आगे आता है प्रेसिडेंट ऑफ, अगर हम बात करें FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बात करते हैं। ये है अपने पास सुधा शिव कुमार जी, देखते हैं। तो ये 40th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन्स विंग, ठीक है, फेडरेशन। अब जैसे आप लोग FICCI की जब हम बात करते हैं तो इसी के अंदर एक वुमेन विंग है, वुमेन्स का विंग है, उसमें ये क्या बनी है, यहाँ पे हेड बनी है। ठीक है, प्रेसिडेंट बनी है इसकी। तो आपको याद रखना कौन से टर्म से लेके कौन से टर्म के लिए, तो लिखा है फॉर द टर्म 2023-24 के लिए सुधा शिव कुमार ने किससे सक्सीड करा है, जयंती दलमाई को किया है, जो कि 39th कौन थी यहाँ पे, नेशनल प्रेसिडेंट थी इसकी। FLO है क्या, तो FLO मैंने आपको बताया ना अभी कि FLO मतलब क्या हो गया कि FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे लिखा नहीं है ना FLO का, हाँ लिखा तो है, FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है ये। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1983 में हुई थी। आपको याद रखना है कब हुई थी इसकी स्थापना, 1983 में। और ये विमेन विंग के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, तो कहता है ये एक अपेक्स बॉडी है इंडस्ट्री और कॉमर्स की इन इंडिया। ठीक है, याद रखना है। एंड FLO इज द ओल्डेस्ट वुमेन लेड और वुमेन सेंट्रिक बिजनेस चैम्बर है, किसके लिए, साउथ ईस्ट एशियंस के लिए। ठीक है, चलिए तो ये आपको याद रखना है, इनका नाम और इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता यहाँ पर होना चाहिए। और FLO बना कब था, 1983 में, मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसके अगर हेडक्वार्टर पूछेगा FLO वाले भी, तो हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, नई दिल्ली में हमें देखने को मिलेंगे। और दिल्ली वॉज डिजाइंड बाय, ये क्वेश्चन आ चुका है, दिल्ली वॉज डिजाइंड बाय, आप मुझे बताएंगे दिल्ली वॉज डिजाइंड बाय। ठीक है, चलिए जब 1911 में राजधानी बनाने जा रहे थे तो दिल्ली वॉज डिजाइंड बाय, ये क्वेश्चन है आपके पास। चलिए अगला आता है नेवल स्टाफ की बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में भी क्या क्वेश्चन है। कहता है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमायरल संजय जसजीत सिंह
took over as the vice chief of naval staff। अब यहाँ पे देखेंगे वाइस चीफ बने हैं, चीफ तो ऑलरेडी है, वाइस चीफ बने हैं, देखेंगे इनके बारे में। तो कहता है इनके बाद यहाँ पे एडमायरल टुक ओवर एज द वाइस चीफ ऑफ द, ये बने हैं यहाँ पर। उसके अलावा सूरज बेरी जो है वो चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ द इंडियन नेवी बने हैं। और अभी चीफ कौन है, तो एडमायरल ए हरि कुमार कौन है यहाँ पर चीफ है। तो ये छोटू सा न्यूज़ है, आपको याद रखना है। नेवी डे कब मनाते हैं हम, तो हम सबको पता है नेवी डे हम कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाई जाती है। कौन सा डे हमारे पास, नेवी का डे यहाँ पर मनाया जाता है। अच्छा, इसका फाउंडेशन डे आप मुझे बताएंगे, ठीक है। नेवी का फाउंडेशन डे क्या है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। नेवी का फाउंडेशन डे क्या है आप मुझे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो आरबीआई की अगर हम बात करें तो उनको एक नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिले हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं और देखते हैं क्या न्यूज़ है। आरबीआई ने रिसेंटली नीरज निगम को अपॉइंट करा है एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ही विल बी चार्ज ऑफ 4 डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन इसके साथ आता है। आरबीआई की बात करें तो कब बना था भाई, हम सबने बहुत बार पढ़ लिया है, 1 अप्रैल 1935 को बना था। और आपको पता होगा एक्ट आया था, कौन सा एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसी के अंदर, ठीक है। याद रखेंगे आप आरबीआई वाला पॉइंट भी इसी के साथ आपको पता होगा। इसी एक्ट के अंदर एक और चीज ऐड हुई थी, दैट इज फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, याद है ना। और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को ही बाद में हम क्या बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या बनाएंगे इसको बाद में हम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो किसकी, आरबीआई की, तो मुंबई महाराष्ट्र। और अभी इसके जो गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास है। और आपने पिछले से पिछले न्यूज़ में ये पढ़ लिया है कि शक्तिकांत दास को उनके कोविड की परफॉर्मेंस के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास फैक्चुअल डेटा किसके साथ, आरबीआई के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए ये, इसरो कंडक्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन। समझिए जरा बात को, ठीक है। इसरो की बात करते हैं तो हम सबको पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पता है इसके बारे में, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कहाँ पर आता है, कर्नाटका में। बेंगलुरु कहाँ पर आता है, कर्नाटका में। कर्नाटका का पुराना नाम हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, कर्नाटका का पुराना नाम हम मैसूर लिख कर आते हैं। कर्नाटका का पुराना नाम मैसूर हमें देखने को मिलता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को किसकी स्थापना की गई थी, इसरो की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें इसके चेयरमैन कौन है, तो एस सोमनाथ कौन है इसके चेयरमैन हमें देखने को मिलते हैं। तो एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन अभी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में ये तो हो गया आपके पास फैक्चुअल डेटा। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखो, और बेंगलुरु के निकनेम क्या है आपको पता होगा, आईटी सिटी कहा जाता है इसे, स्पेस सिटी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, आप साथ में ऐड कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं, कहता है इसरो ने अभी सक्सेसफुली रीयूजेबल। अब पहला तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये रीयूजेबल क्या है। रीयूजेबल का मतलब है कि यहां से एक बार स्पेस पे जाने वाली फिर वापस आने वाली, ठीक है, क्योंकि इसका हिट कहां तक है, अर्थ तक है, तो वापस आएगी। वापस चाहे टुकड़े भी आए, ठीक है, वापस अगर मतलब पूरी की, वैसे तो पूरी वापस आएगी। जब वापस आएगी तो या तो उसके टुकड़ों से रीयूज करके कुछ बनाया जाएगा, या उसी को दोबारा रीयूज करके मतलब उसको ही दोबारा से डिजाइन करके रीयूज किया जाएगा। ये पॉइंट इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो कहता है एट द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज, और कहां पर हुआ है ये, चित्रदुर्ग कहां पर आता है, कर्नाटका में। इस मिशन की अगर हम बात करें तो इस मिशन में द मिशन वाज परफॉर्म्ड इन कोलैबोरेट। अब किस किस के कोलैबोरेशन से हुआ है, डीआरडीओ और एआईएफ मतलब इंडियन एयरफोर्स के पास। इस टेस्ट की अगर हम बात करें तो कितना ऑल्टीट्यूड रेंज था, 4.5 किलोमीटर का। और किस हेलीकॉप्टर पे इसे लगाया गया था, तो चिनूक में, हमें याद रखना है। और इसने अपने पूरे के पूरे तादादों को, पैरामीटर्स को कंप्लीट करा और आराम से सेफली नीचे को लैंड करती है। RLV LEX की अगर हम बात करें तो ये स्पेस प्लेन है, लो लेफ्ट टू ड्रैग रेशियो रिक्वायरिंग ऑन अप्रोच एट हाई ग्लाइड एंगल्स एट दैट नेसेसरी लैंडिंग। ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है, साथ साथ ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आप साथ साथ पढ़ लेंगे कि क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। पर अब मैं आपको थोड़ी सी एक दो चीज़ें और इसके साथ ऐड करना चाहूँगी। देखो यहाँ पे क्या है,
ऐसा नहीं है कि आज हम जाकर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की बात करने लग गए, मतलब जो अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पे कि जो रीयूजेबल कौन सा आ गया अपने पास, लॉन्च व्हीकल, इसका यूज़ हम आज नहीं कर रहे हैं। हम इसकी शुरुआत कर चुके थे 2010 से। 2010 में हमने कोशिश करी पर ये मिशन फेल हो गया। हमने 2015 में दोबारा से कोशिश करी, अगेन हम फेल हो गए। और उसके बाद 2016 में जब हमने परीक्षण करा तो हम यहाँ पे सक्सेसफुल थे। और इसके बाद अब जो हम करने जा रहे हैं, मतलब कि जो रीयूजेबल वाला है, ये सेकेंड टाइम करने जा रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट वाला कहाँ सक्सेसफुल हुआ था, 2016 में, और अब जो सक्सेसफुल हुआ है वो है 2023 का। ठीक है, चलो, तो ये भी हो गई आपके पास एक और बड़ी न्यूज़। आगे आता है इंडिया डेवलप्ड ऑन मॉडल टू एस्टिमेट टीवी केसेस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पहले याद रखना है कि वर्ल्ड टीवी डे कब मनाते हैं, तो 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीवी डे। कब मनाते हैं हम इसको, 24 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड टीवी डे। इंडिया पहली ऐसी कंट्री बना है वर्ल्ड की टू एस्टिमेट ट्यूबरक्लोसिस बर्डन इन कंट्री, और अपने ही लेवल का मैथमेटिकल मॉडल बनाने की बात की जा रही है ताकि जो टीवी से रिलेटेड केसेस हैं उनको हैंडल कर सके कौन, उसको हम अपने तरीके से हैंडल कर सकें। कहा गया है एज पर द इंडियन मैथमेटिकल मॉडल डेटा जो ग्लोबल टीवी रिडक्शन है नंबर वाज अबाउट 11%, और इंडिया में अगर हम बात करें तो 18% है, मतलब हम अच्छे चल रहे हैं यहाँ पे। इंडियाज टीवी इंसिडेंस रेट स्टैंड्स एट 196% 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर। इंस्टेड अगर हम WHO की बात करें तो 210 का एस्टिमेट उन्होंने लगाया है। WHO की अगर हम बात करें तो उन्होंने बताया है कि प्रोजेक्टेड एस्टिमेट डेथ, क्योंकि ये क्या है डिजीज हमारे पास, कम्युनिकेबल डिजीजेस, एट 4.94 लाख, वेयर अगर हम इंडिया के मॉडल की बात करें तो 3.20 लाख हमें देखने को मिलता है। इंडिया की अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको डेटा दिख ही रहा है कि हमारा डेटा जो है वो WHO से थोड़ा सा अलग अलग हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छी बात है हमारे लिए, एक अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए कि हम अपना खुद का मैथमेटिकल मॉडल बनाकर किसे टैली करने की बात कर रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस जैसी घातक बीमारी को रोकने की यहाँ पर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, हर साल इसको कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। और इस एनुअल इवेंट को हम कब से बना रहे हैं, तो आपको याद रखना है 1882 से, मतलब टीवी डे को हम कब से मना रहे हैं, 1882 से। और यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस की डिस्कवरी करी थी, या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की फाइंड करा था। उनका नाम था रॉबर्ट कॉच। ठीक है, रॉबर्ट कॉच, KOCH। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि WHO के डेटा से हमारा डेटा थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। ठीक है, अच्छा, WHO के बारे में हम आगे जाके फिर बात करने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे आता है मैड्रिड स्पेन मास्टर बैडमिंटन 2023। ठीक है, मैड्रिड आप सबको पता है स्पेन की कैपिटल है। कहता है इंडोनेशियन बैडमिंटन प्लेयर जिनका नाम है जियोर्जिया मरिस्का तुंजुंग वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल मैड्रिड स्पेन मास्टर। और किसको हराया इन्होंने, PV संधू को। और हमारी PV संधू किस राज्य से हैं, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश से हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो बैडमिंटन में ये हार गई है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जापान केंटा निशिमोतो वन द मेन सिंगल टाइटल, किसे हराकर, कांता तुसुनेयामा को फाइनल्स में हराकर। ठीक है, छोटी सी न्यूज़ है, आपको बस याद रखनी है, ज़्यादा इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। इसके बाद अगली आती है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ये कब मनाया जाता है, अप्रैल 2 को हमेशा मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो बच्चे, वर्ल्ड में जो रेट है इन बच्चों का, ठीक है, ये एक मानसिक बीमारी के बारे में बात हो रही है जो 1 से 5 साल के बच्चों में हमें देखने को मिलती है। इसका सिंबल, ऑटिज्म का सिंबल जनरली किस कलर का दिखाया जाता है आपको, ब्लू कलर का। अगर हम इन बच्चों की बात करें, ये बच्चे चीज़ों को देर से समझते हैं। जो उनकी उम्र के बच्चे काम पहले कर लेते हैं, ये उसके बाद इन कामों को कर पाते हैं। तो बहुत सारी, मतलब कहने का मतलब एक मानसिक रूप की बीमारी है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ऑटिज्म की। तो यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे को मनाया कब, 2 अप्रैल को, ताकि ये जो डिसऑर्डर है इसे हटाया जा सके। हटाया तो खैर नहीं जाएगा क्योंकि डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ये शुरू में। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये, अगर हम बात करें इसके बारे में, अवेयरनेस फैलाने की बात हो रही है। एंड प्रमोट द लाइवलीहुड द पीपल हैविंग ऑटिज्म, उन बच्चों के बारे में, उन बच्चों की आजीविका के बारे में। अगर हम सही माने में माने तो वो बच्चे प्रॉपर तरीके से पढ़ लिख भी नहीं पाते हैं। जो मैं और आप समझ पा रहे हैं वो बच्चा
थोड़ा देर में इतनी बहुत लेट में समझेगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। थीम क्या है इसकी? ट्रांसफॉर्मिंग द नरेटिव, कंट्रीब्यूशन एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड इन द पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला आता है इंडियाज चिल्ड्रंस बुक डे 2023, और ये कब का है अपने पास? अप्रैल 2 तारीख को ये बांटे गए हैं। कहता है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 अप्रैल को किया जाता है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी मानी जाती है? तो डेनिश मतलब यहाँ पे डेनमार्क। तो डेनमार्क के एक ऑथर है जिनका नाम है हंस क्रिस्टन एंडरसन। इनकी फेरी टेल्स, इनकी स्टोरीज के लिए इनको जाना जाता है। इनकी थीम है इस दिन की आई एम अ बुक रीड मी, आई एम अ बुक रीड मी, याद हो जाएगा। मैसेज क्या है इसका? मैसेज, द मैसेज फॉर ICBD रिटन बाय चिल्ड्रंस राइटर, जिनका नाम क्या है यहाँ पे? वेजिलिस इलोपोलोस, ठीक है, अब आप पढ़ लेंगे इसको, थोड़ा सा अजीब से नाम है ना। पोस्टर किसने इलस्ट्रेट किया था यहाँ पे? तो फोर्टिनी स्टेप हैदर निधि, ठीक है। इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों के अंदर टुगेदरनेस, इन सब चीज़ों को लाने की बात यहाँ पर करती है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया थोड़ा सा। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ पर है? बेसल में, और बेसल कहाँ पर आता है? स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो डेज तो इंपॉर्टेंट है ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में देखे ही जाते हैं, तो आप ध्यान देंगे तो आप टिक कर पाएंगे वहाँ पे। अगला आता है हमारे पास यहाँ पे स्लीनेक्स। 10th एडिशन हुआ है श्रीलंका और इंडिया के बायलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज का, ठीक है। स्लीनेक्स मतलब हो गया श्रीलंका इंडियन नेवल एक्सरसाइज 2023, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो ये कहाँ हुई है? कोलंबो श्रीलंका में। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सबने बड़ा होगा शायद, सिलोन। और यही सिलोन में अशोका ने अपने 2 बच्चों को भेजा था। अशोका कौन था? अशोक राजा, ठीक है, अशोक मौर्य साम्राज्य का राजा। इसके बेटे का नाम था महेंद्र, ठीक है, आपको याद रखना है महेंद्र, और बेटी का नाम यहाँ पे क्या था? संघमित्रा, ठीक है। तो इन दोनों को भेजा था, और किस धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए? बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। कहता है ये जो एक्सरसाइज है इज डिवाइडेड इनटू 2 फेसेस, एक हार्बर फेस था और एक इसका कौन सा था? सी फेस था। तो ये कहाँ पर हुई है? कोलंबो श्रीलंका में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, तो ये भी छोटी सी न्यूज़ है, ठीक है, ये भी हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आगे आता है किरण नडार, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे लिए, ठीक है। किरण नडार जो है वो शिव नडार फाउंडेशन की ट्रस्टी भी हैं, ठीक है। और इनके बारे में बात करते हैं। इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल रहा है, ठीक है, अवार्ड मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? जैसे हमारे इंडिया में क्या है हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर्स की क्रोनोलॉजी, तो हमारे यहाँ सबसे पहले क्या मिलता है? भारत रत्न सबसे पहले मिलता, बोलने का मतलब है ऑर्डर क्या है? भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, ठीक है, सॉरी हाँ, पद्म विभूषण आता है पहले अपने पास, फिर उसके बाद आता है पद्म भूषण, देन आता है पद्मश्री, ठीक है। ये तो इंडिया की क्रोनोलॉजी हो गई हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर को लेकर। पर अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हम फ्रांस की बात कर रहे हैं। तो कहता है किरण नडार को शेवेलियर दी ला, अब ये नाइटहुड ऑफ द लेजेंड ऑनर दिया गया है। ये हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड है। किससे दिया है? तो एम्यूनिल लेनिन ने, जो कि फ्रेंच एम्बेसडर हैं इंडिया के लिए। और कहाँ पर मिला है उनको? तो इनको मिला है कहाँ पर? नई दिल्ली में। इस अवार्ड से इनको नवाजा गया है, ठीक है। क्यों नवाजा जा रहा है इनको, इसके बारे में भी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है किस फील्ड में? आर्ट्स की फील्ड में। साथ ही साथ हमारा इनका जो डेडिकेशन है किसके लिए? भारत के कल्चर को नेशनली और इंटरनेशनल लेकर जाने के लिए। और जो भारत और फ्रांस के बीच में जो कल्चरल रिलेशनशिप है उन्हें स्ट्रॉन्ग करने का काम किसने करा है? किरण नडार जी ने करा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इनके बारे में। फ्रांस की बात करते हैं तो कैपिटल क्या आ जाएगी आपके पास? पेरिस। और अगर आप करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी आ जाएगी यूरो, ठीक है। ये हो गया आपके पास फ्रेंच वाला भी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। आगे नेक्स्ट आता है चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड। ये कब मिला है हमें? 2023 का है। पाठशाला असम का एक तपोवन है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेशली किसको सपोर्ट करता है? बच्चों को, स्पेशल नीड्स। और यहाँ पे क्या दिया जाता है? चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड इन द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैटेगरी इन दिल्ली। आपको पता है DPSP के अंदर भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम बात करते हैं कि स्टेट की ये जिम्मेदारी है, या फिर ऐसा कह लो कि नेशन की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों की जो बेसिक जो उनकी ये
ये है जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसे बढ़ाया जाए, उसे एनकरेज किया जाए यहाँ पे। अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो इस अवार्ड को नवाजा गया है यहाँ पे असम में, सॉरी दिल्ली में। कहता है दिस अवार्ड इज गिवन टू ऑनर इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत बड़े काम करे हैं। किस किस मैटर पे? एजुकेशन, जस्टिस, हेल्थ हो गया, उनकी न्यूट्रिशन हो गया, उनके स्पोर्ट्स हो गए और उनके आर्टिस्टिक आर्ट्स के लिए इससे नवाजा गया है। ठीक है, चलिए असम की बात करते हैं। तो असम के जो अभी सीएम है उनका नाम क्या है? हेमंत बिश्वा शर्मा। आपको याद रखना है हेमंत बिश्वा शर्मा, याद रखेंगे आप। ठीक है, अगर हम इनके बारे में बात करें। अच्छा, असम की बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, असम पे आते हैं। असम का सौरो किस रिवर को कहा जाता है? तो असम का सौरो कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा को। किसे कहा जाता है? असम का सौरो कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा रिवर को, आपको याद रखना है। तो असम की सौरो कौन सी रिवर आएगी आपके पास? आप क्या टिक करेंगे वहाँ पे? ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्रा को वहाँ पे रेड रिवर भी कहा जाता है। आप बताएंगे क्यों कहा जाता है इसे रेड रिवर। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि असम की बात करते हैं तो यहाँ पे ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी है। कहाँ पर है ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इनकी? ठीक है, तो आपको याद रखना है डिगबॉय, DIGBOI, याद रखेंगे। असम की बात करें तो असम इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? भाई बांग्लादेश के साथ करता है, बिल्कुल। ठीक है, बांग्लादेश के साथ अपना क्या करता है? ये बॉर्डर शेयर करता है, आपको याद रखना है। प्लस अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये वन हॉर्न्ड, ठीक है, राइनोस के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? वन हॉर्न्ड राइनोस के लिए जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। काजीरंगा याद रखेंगे आप, काजीरंगा हो गया। ठीक है, उसके अलावा एक आपने सुना होगा मानस। मानस जो है वो ट्रिब्यूटरी भी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। मानस नेशनल पार्क भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और इनका एक डांस है जो कि फोक डांस है, दैट इज बिहू डांस। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है कि बिहू डांस किसका है, तो आपको याद रखना है ये असम का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया आपके पास किससे रिलेटेड? असम से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगली न्यूज़ कहता है थर्ड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। ठीक है, चले समझते हैं कि ये जस्टिस रिपोर्ट है क्या एक्चुअली में अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है जस्टिस को लेकर, या फिर ऐसा कह लो जस्टिस को लेकर क्या ऐसी दिक्कत आती है कि जस्टिस पहुंच नहीं पाता है लोगों तक। क्या दिक्कत है इसकी? कि हमारे पास जजेस की स्ट्रेंथ कम है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास कि हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं, जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनके वहाँ पे स्ट्रेंथ कम है। किसकी स्ट्रेंथ कम है? जजेस की स्ट्रेंथ कम है। अगर स्ट्रेंथ कम होगी तो ऑटोमेटिकली केसेस में डिले आएगा और केसेस को सॉल्व करने की जो प्रोसेस है वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगी? स्लो होगी। तो कहता है थर्ड एडिशन हुआ है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट का। कहाँ ये हुआ है थर्ड एडिशन हुआ है, सॉरी, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट का, जिसमें कर्नाटका सबसे टॉप में है। किस मैटर को लेकर? भाई डिलीवरी ऑफ जस्टिस को लेकर। अब यहाँ पे क्या किया गया था कि 18 बड़े राज्यों को रखा गया और 7 छोटे राज्यों को रखा गया। तो 18 बड़े राज्य थे यहाँ पे और 7 क्या रखे गए थे? छोटे राज्य। 18 बड़े राज्य वो थे जिनकी आबादी 1 करोड़ से क्या है? ज़्यादा है, और 7 वो थे यहाँ पे कि जिनकी आबादी क्या है? 1 करोड़ से कम है, उनको रखा गया था। इस पूरी की पूरी लिस्ट में कर्नाटका टॉप करता है, क्योंकि कर्नाटका में जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस है वो थोड़ी सी स्पीड है। कर्नाटका के बाद अगर हम बात करें तो तमिलनाडु आता है, सॉरी, तमिलनाडु के बाद करें तो तेलंगाना हमें देखने को मिलता है। तेलंगाना हो गया तीसरा, तीसरे के बाद है अपने पास गुजरात, मतलब 4th नंबर पे कौन आता है हमारे पास? गुजरात। गुजरात के बाद 5th अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश हमें देखने को मिलता है। और लास्ट में कौन है इस कैटेगरी में? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट। 18 राज्यों की रैंकिंग थी जिनकी जनसंख्या क्या थी? 1 करोड़ से ज्यादा थी। उसमें सबसे नीचे किसका नंबर आता है भाई? तो वो आता है उत्तर प्रदेश का। अगर हम छोटे बोलने का मतलब हो गया 7 स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे पॉपुलेशन ही 1 करोड़ से कम है उस कैटेगरी में सिक्किम टॉप कर रहा है। भाई जनसंख्या कम है तो केसेस का जो भरमार है वो भी कम है और जजेस की स्ट्रेंथ भी क्या होगी? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नॉर्मल होगी। तो यहाँ पे सिक्किम टॉप कर जाता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सिक्किम की कैपिटल क्या आती है भाई? बिल्कुल आप याद रखेंगे, सिक्किम की कैपिटल आती है आपके पास गैंगटॉक। क्या आती है यहाँ पे? गैंगटॉक।
और इंडिया की सबसे हाईएस्ट, और सबसे हाईएस्ट तो वैसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, सेकंड हाईएस्ट की बात करें दैट इज कंचनजंगा, ये भी हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये भी हमें सिक्किम में देखने को मिलती है। इसके साथ हम सिक्किम के साथ एक और पॉइंट पढ़ते हैं कि 100% ऑर्गेनिक स्टेट किसे बोला जाता है, तो 100% ऑर्गेनिक स्टेट हम किसे कहते हैं, सिक्किम को ही कहते हैं। और सिक्किम लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री स्टेट है इंडिया का, आपको याद रखना है। अच्छा, ये चौग्याल डायनेस्टी के अंदर था, हाँ चौग्याल डायनेस्टी के अंदर था, और कौन सी अमेंडमेंट से सिक्किम को हमारे पास ऐड किया गया था, आप मुझे बताएंगे, और कौन से नंबर का राज्य था ये, कौन सा अमेंडमेंट और कौन से नंबर का राज्य था ये, ठीक है। चलिए, और कर्नाटका के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। कर्नाटका का पुराना नाम हमें क्या देखने को मिलता है, कर्नाटका का पुराना नाम हमें देखने को मिलता है मैसूर, और मैसूर से पहले यहाँ पे कौन सा एक साम्राज्य रहकर गया है जिसका नाम है विजयनगर। और विजयनगर की, आप ही के पंजाब के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि विजयनगर की कैपिटल क्या है, तो आप टिक करेंगे हम्पी, विजयनगर की कैपिटल क्या थी, हम्पी, ठीक है। हम्पी तो नष्ट हो चुकी है, उसके जो र्यूम्स बचे हैं, अब उसके आधार पे हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पता लगा पाते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, कहां तक, ये वाली यहां तक हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं, जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। अब जीआई टैग किसको मिलता है, ये हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है। आपको याद होगा कि यूरोपियन यूनियन ने किसको दिया था, कांगड़ा टी को दिया था, पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था, और कांगड़ा टी की जो वैल्यू है वहां से वो बढ़ गई थी। इंडिया ने उसको टैग ऑलरेडी दे रखा था, अब उसको कहां से टैग मिल रहा है, ये यूरोपियन यूनियन से मिला है, समझते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस दिया है 33 न्यू प्रोडक्ट्स को, याद रखेंगे। एक कहां पर है, बिहार में, 10 कहां है, उत्तर प्रदेश में, एक कहां है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एक है, तमिलनाडु में 11 है। उसके अलावा कुछ यूटीज भी हैं, जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख में 1 है और जम्मू कश्मीर में 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई टैग अब कितने हो चुके हैं, 465 हो चुके हैं। जीआई टैग जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट देता है, तो आपको याद रखना है इंडस्ट्री प्रमोशन, इंटरनल ट्रेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर हम बात करें इसको क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे लॉजिकली तो उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में, उस ज्योग्राफिकल कंडीशन में उत्पन्न होने वाली उस चीज के बारे में यहां पर बात की जाती है। कब से दिया जा रहा है, तो ये एक्ट कब बना था, 1999 से, और पहला जो जीआई टैग मिला था वो किसको मिला था, दार्जिलिंग की टी को। और दार्जिलिंग कहां पर आता है भाई, वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बर्फी मूवी देखी होगी, वहां पर आपने दार्जिलिंग को थोड़ा देखा होगा, ठीक है, वहां पे शूटिंग देखी होगी आपने इसकी। चलिए आगे आता है, इसके बाद बड़ा प्राउड मोमेंट अगेन हमारे लिए, जो ये रानी रामपाल हैं, इनके पिताजी जो हैं वो क्या चलाते थे, टांगा चलाते थे, ठीक है, और हरियाणा की ये रहने वाली हैं। देखते हैं इसके बारे में भी। तो कहता है फर्स्ट इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर टू हैव अ स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हर। बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है ये इनके लिए, ठीक है। देखिए कहता है मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्टेडियम रायबरेली उत्तर प्रदेश में, इसका नाम बदल दिया गया है, और इसका नाम बदलकर अब रखा गया है रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ इन ऑनर ऑफ फॉर्मर कैप्टन ऑफ द वुमेन्स कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम रानी रामपाल। राजीव गांधी खेल रत्न 2020, जिसको अब हम किस नाम से जानते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, एंड पद्म श्री अवॉर्डी 2020, रानी रामपाल पहली वुमेन बन गई हैं जिनके नाम पर ये स्टेडियम बना है, ठीक है। तो स्टेडियम का नाम आपको याद रखना है, अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, अगर हम इनको पढ़ेंगे तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और शी वॉज द फर्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे, शी वॉज द फर्स्ट हॉकी प्लेयर टू रिसीव राजीव गांधी, ये अवार्ड इनको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इनके कोच का नाम क्या था, तो इनके कोच का नाम था, आपको याद रखना है, इनके कोच का नाम था बलदेव सिंह, ठीक है। आपको याद रखना है इनके कोच का नाम हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, तो इनके कोच का नाम हमें देखने को मिलता है बलदेव सिंह। हाँ मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पे, तो बलदेव सिंह इनके कोच का नाम है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो
देखते हैं ये, और ये स्टेडियम कहाँ बना है, किस स्टेट में बना है, तो आप याद रखेंगे किस स्टेट में बना है ये, तो आपको याद रखना है किस स्टेट में बना है, उत्तर प्रदेश में बना है, ठीक है। और इनको नवाजा गया, और ये खुद कहाँ से है, हरियाणा से है, ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश अभी अभी टॉप नहीं, बिल्कुल 18वें नंबर पर आया, किस रिपोर्ट पे, जस्टिस डिलीवरी वाली रिपोर्ट पे। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, लखनऊ को कहा जाता है सिटी ऑफ नवाब्स कहा जाता है, हमें याद है इसके बारे में, ठीक है। और आपको कई बार बता चुकी हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक एटॉमिक पावर प्लांट है जिसका नाम क्या है, नरोरा। और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर वो है, स्टेशन है, ठीक है, याद रखेंगे आप। और गोरखपुर जो रेलवे स्टेशन है वो अब किस कैटेगरी में चला गया है, सेकंड में चला गया है, ठीक है। पहले तो वो टॉप था, टॉप मतलब सबसे बड़ा था वो, पर अब अगर हम बात करें तो अब वो किस कैटेगरी में जा चुका है, सेकंड वाली की कैटेगरी में यहाँ पर जा चुका है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसके बारे में भी। आगे आते हैं इसके बाद अगले न्यूज़ की तरफ। अगला आता है फिनलैंड टू बिकम, अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए, फिनलैंड बिकम्स नाटोज 31st अलाई, ठीक है। समझते हैं ये क्या है। फिनलैंड जो है वो 31st मेंबर, इट मींस नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो ये नाटो है, इसकी अगर हम बात करें तो अब इसके कितने मेंबर हो चुके हैं, 31 हो चुके हैं। व्हेन इट प्रेजेंटेड इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यहाँ पे किसने ज्वाइन करा है इसको, तो आपको याद रखना है फिनलैंड ने ज्वाइन करा है। द एक्सेशन ऑफ फिनलैंड कंसाइंस विद द 74th एनिवर्सरी चल रही थी वॉशिंगटन ट्रीटी की, जिस दिन नाटो एस्टैब्लिश हुआ था, और कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को। और यहाँ पर जो है वो नाटो के हेडक्वार्टर में ये सेरेमनी मनाई गई। अगर हम नाटो की बात करें, नाटो क्या काम करता है, तो नाटो एक्चुअली में पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है कुछ कंट्रीज का, और कौन कौन सी कंट्रीज का, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। नाटो की अगर हम बात करें तो ये किस पे बेस्ड है, तो वॉशिंगटन एक ट्रीटी हुई थी उसको, और वॉशिंगटन ट्रीटी को ही नाटो कहा जाता है। फिनलैंड जो है, फिनलैंड की कैपिटल क्या आती है आपके पास, हेलेंसिकी, ये आपको यहाँ पर याद रखने वाला डेटा हो जाता है, ठीक है। अगर हम नाटो के बारे में थोड़ी सी बात करें, नाटो के बारे में अगर हम बात करें तो ये किसके बारे में बात करता है, पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस के बारे में यहाँ पर बात करता है। तो फिनलैंड इस तरीके का कंट्री बन चुका है, नाटो का कौन सा मेंबर बना है, 31st मेंबर बना है, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका बहुत बड़ा है, ठीक है, आपको किसी और दिन मैं नाटो की सारी कंट्रीज के बारे में बताऊंगी। आगे आता है यहाँ पे यूके बिकेम जो है वो 12th मेंबर बना है CPTPP का। देखते हैं, कहता है अ सेशन वर्किंग ग्रुप एंड द ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम एग्रीमेंट ऑफ ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीड ऑन द एक्सेशन ऑफ द यूके एज द 12th मेंबर, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे कौन सा मेंबर बना है, हमारे पास यहाँ पे 12th मेंबर बना है इसका, ठीक है। कहता है यूके बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन नेशन एंड फर्स्ट नॉन फाउंडिंग कंट्री टू ज्वाइन CPTPP, ठीक है। अब ये है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। CPTPP एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कुछ देशों का, किसका है यहाँ पे आपको याद रखना है, कुछ देशों का। ये क्या है, ये कुछ देशों का हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये कंट्री में ट्रेड का जो है, इंपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटी लगाई जाती है, इन सबको घटाने की बात करता है। इसमें कितने नेशंस हैं, तो 11 है, आपको याद रखना। और किसके आसपास हैं, तो पैसिफिक ओशन के आसपास वाले हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन सा, ऑस्ट्रेलिया ब्रुनेई, दरुसलाम, कनाडा, चाइल्ड, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम। ऑन मार्च 8 मार्च 2018 को ये सारे कहाँ मिले थे, सैंटियागो चाइल्ड में, और उसके बाद इन्होंने इस एग्रीमेंट पे साइन करे थे, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन के पास है ये सारे के सारे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट क्या आता है, तो आपको याद होगा मरीना ट्रेंच। ये पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बारी कि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ पैसिफिक ओशन, तो आप याद रखेंगे मरीना ट्रेंच, ठीक है, याद रखेंगे। और अगर आपको याद हो तो पैसिफिक ओशन में हवाई आइलैंड है, ठीक है, जो किसका था, यूएसए का, और जहां पर किसने अटैक कर दिया था, जापान ने अटैक कर दिया था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। ये भी आप साथ में यहां पर याद रखेंगे। अगला आता है 47th ऑलिवर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब इसको भी पढ़ लेते हैं, छोटे छोटे से टॉपिक है ये, छोटे छोटे से याद रखेंगे, ठीक है। अंजना वसान एक चेन्नई बॉर्न सिंगापुरियन एक्ट्रेस है, सिंगर सॉन्ग राइटर है, बेस्ड आउट ऑफ लंडन। यूनाइटेड किंगडम वॉन बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन द प्ले ऑफ 47th एडिशन ऑफ ऑलिवर अवार्ड। अब ये समझिए यहाँ पे ऑलिवर अवार्ड के बारे में बात की जा रही है। कहाँ पर हुआ है ये, तो रॉयल एल्बर्ट हॉल, ये कहाँ पर है, लंदन यूके में, यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया इनको। शी वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर अ रोल ऑन स्टेला
कोवाल्स्की, द रिवाइवल ऑफ द टेनेसी विलियम्स प्ले। अब ये कोई प्ले है, वहां पर इन्होंने रोल प्ले करा था, इसके लिए इनको अब नवाजा गया है। अब ओलिवर अवार्ड्स की बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में बाय द सोसाइटी ऑफ वेस्ट इंडिया थिएटर, आज जिसको सोसाइटी ऑफ लंदन थिएटर कहा जाता है। ये सेलिब्रेट कर रहा था वर्ल्ड क्लास स्टेटस ऑफ लंदन थिएटर। और अगर हम बात करें तो ओलिवर अवार्ड जो है वो मोस्ट प्रेस्टिजियस स्टेज ऑनर है, कहाँ का? ब्रिटेन का। हमारा नहीं है, कहाँ का है ये? हमारे पास ब्रिटेन का है, हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो किसे मिला है आपको याद रखना है? अंजना वसान को। चलिए, आगे आता है इंडिया रोमानिया साइंड देयर फर्स्ट डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट। अगेन इंपॉर्टेंट हो गई ये न्यूज़ हमारे लिए, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्या बोला गया इसके बारे में, ठीक है, देखते हैं। चलो, कहता है यहाँ पे कि इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे समझते हैं, इंडिया और रोमानिया ने एक डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट पे साइन करा है। कहाँ पे? नई दिल्ली में करा है, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट पे क्या है क्या नहीं है इसको देख लेते हैं साथ साथ में। तो कहा जाता है दिस एग्रीमेंट विल सेट, किसके किसके बीच का आर्म्ड फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा? इंडिया और रोमानिया के। अब रोमानिया क्या क्या मदद करेगा? रोमानिया कॉपरेट करेगा इंडिया के साथ, हमें मिलिट्री एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग, साइबर डिफेंस के लिए, मिलिट्री मेडिसिन, मिलिट्री हिस्ट्री और अदर डोमेन्स जो इनको लगते हैं, जो दोनों नेशंस को जोड़ने का काम करेगा, बेनिफिट देगा, उसके बारे में बात करता है। रोमानिया की बात करें तो रोमानिया ने नाटो को ज्वाइन करा था कब? 2004 में, और यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करा था 2007 में। कैपिटल की बात करें तो बुचारेस्ट इसकी कैपिटल आती है, किसकी? रोमानिया की। और प्रेसिडेंट कौन है? तो क्लाउस इहोनियस, क्लाउस याद रख लो, कलेश याद रख लो, तुम्हें याद रहे बस कलेश, ठीक है, तो कलेश करके याद रखो इसको। आगे उसके बाद आता है टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड वाइड। अब ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसमें हमारे दिल्ली वाला जो है वो एयरपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में। देखो, अच्छा, ACI क्या है? पहले एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है क्या ये, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी? एयरपोर्ट अथॉरिटीज की। याद रखना है आपको, किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? एयरपोर्ट अथॉरिटीज की ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गठन किया गया था 19 मतलब कि यहाँ पे 1991 में इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। किसका? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का। और इसका हेडक्वार्टर हमें कहाँ मिलता है? मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल कहाँ पर आता है? कनाडा में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। देखिए क्या कहता है, कहता है ये वर्ल्ड पब्लिश्ड टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स के बारे में हमें बताता है, जिसमें दिल्ली के एयरपोर्ट, दिल्ली का एयरपोर्ट कौन सा वाला? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट बोला गया है, कहाँ का? 2022 का। उसके बाद है हैड्सफील्ड जैक्सन एलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिमेन द बिजिएस्ट एयरपोर्ट। तो सबसे टॉप इसने करा है, आपको याद रखना है कहाँ का है? देखिए यूएस का। उसके बाद डलास भी कहाँ है? यूएस का। डेनवर भी कहाँ पर आएगा? यूएस का। उसके बाद शिकागो, अगेन यूएस। फिर आता है 6 नंबर पे दुबई। 7th वाला है आपके पास लॉस, हाँ 7th वाला, अच्छा सॉरी 6th आएगा आपके पास यहाँ पे लॉस एंजलिस। 5th आएगा दुबई वाला। 8th आपके पास आएगा लंदन। और 9वां जो है वो कौन सा वाला है? पेरिस वाला है। और 10वें की बात करें तो पेरिस वाला हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए कि इंडिया का इसमें कौन सा रैंक है और इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा रैंक हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। और कौन सा एयरपोर्ट है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। और इंदिरा गांधी द ओनली फीमेल PM ऑफ इंडिया, ठीक है, ओनली फीमेल PM ऑफ इंडिया। चलिए आगे, कहता है MCC विद ऑनररी लाइफ मेंबरशिप। ये तो जो क्रिकेट से बहुत लगाव रखते हैं उनको पता ही होगा कि इसमें क्या दिया जाता है। देखिए, कहता है मैरिलेबॉन क्रिकेट क्लब बेस्ड ऑन द लॉर्ड्स cricket ground since 1814 in London, the UK has awarded honorary life membership। अब एक क्लब है, इस क्लब का परमानेंट मेंबर, मतलब परमानेंट बोलने का मतलब हो गया कि लाइफ टाइम मेंबर बना दिया गया, परमानेंट मेंबर बना दिया गया है। अब किसको दिया गया? तो वर्ल्ड के 17 फाइनेस्ट क्रिकेटर है उनको, जिसमें से 5 इंडियन है। बाकियों को आप मारो गोली, पर इंडिया वाला याद रखना पड़ेगा। कहता है 2 आदमी, हाँ 3 आदमी है, 2 औरतें हैं।
हैं, उसमें से एक नाम तो आप सबको पता होगा, महेंद्र सिंह धोनी जी का। उसके बाद है सुरेश रैना, युवराज सिंह, मिथाली राज और झूलन गोस्वामी इसके अंदर आते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, और आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए कि कौन कौन हमारे यहाँ से हैं। अगर हम आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें, तो ये ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है जो किसे गवर्न करती है, क्रिकेट को। अगर हम इसके बारे में बात करें, इसका गठन हुआ था 15 जून 1909 को, याद रखेंगे आप, 15 जून 1909 को इसका गठन किया गया था। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो अब तो कौन सा वाला है, लंदन है, बट अगर हम पहले बात करें तो पहले दुबई हमें देखने को मिलता था। ठीक है, चलिए, तो कौन कौन गए यहाँ से, धोनी, धोनी, रैना और युवराज सिंह। ठीक है, आपको याद रहेगा, मिथाली राज आप सबको बताए, और झूलन गोस्वामी। आगे आता है इसके बाद अगला, अगेन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट। ठीक है, इंडिया जाना ही चाहता था यहाँ पे और गया भी, और प्रॉपर तरीके से अपना पार्टिसिपेशन भी करेगा। इंडिया इलेक्टेड यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन। समझिए, यूएन की बहुत सारी बॉडीज हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनमें से कुछ ऑर्गन के लिए हम इलेक्ट हुए हैं। अब हमारे साथ साथ चाइना भी था यहाँ पे, चाइना को भी बहुत जोश था कि हम भी जीतेंगे यहाँ पे, पर चाइना जीता नहीं है, हम जीते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझेंगे कैसे। कहता है इंडिया वॉज इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, तो यूएन का ऑर्गन है स्टैटिस्टिकल कमीशन, वहां के लिए, एंड 3 अदर की सब्सिडरी बॉडीज यूनाइटेड नेशन के अंदर, जिसे इकोसॉक भी कहा जाता है। तो इंडिया जो है वो एक जगह पे नहीं, 3 जगह पे हेड करने जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया इलेक्ट हुआ है। टोटल यहाँ पे सीट्स थी 53 और 53 में से 46 वोट्स ले गया था कौन, इंडिया। चाइना को 19 के आसपास मिले होंगे, तो चाइना यहाँ पर नहीं आया है। कौन यहाँ पर पहुंचा है, इंडिया पहुंचा है हमारा। तो इंडिया वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड, बिल्कुल कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं पड़ी, अनअपोज्ड टू द कमीशन ऑन। अब देखो यहाँ पे, एक तो वो स्टैटिस्टिकल कमीशन को देखने जा रहा है, उसके अलावा एक और कमीशन है, नारकोटिक ड्रग एंड कमेटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन, इसको भी देखेगा। साथ में एक जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम है HIV एड्स के लिए, यूएन का, हमारा नहीं, यूएन का, इसे भी देखेगा साथ साथ में। और यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन कब बना था यहाँ पर, 1947 में, और ये हाईएस्ट बॉडी है जो पूरे ग्लोब का स्टैटिस्टिकल सिस्टम देखती है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वैसे तो 4 कंट्रीज थी, 4 कंट्रीज का पूरा परफॉर्मेंस देखना था, इंडिया था, चाइना था, साउथ कोरिया, UAE, पर जीता कौन है यहाँ पे, इंडिया जीता है। और इंडिया का टेन्योर शुरू होगा 1 जनवरी 2024 से। ठीक है, और 4 सालों के लिए बोलने का मतलब है 28 तक यहाँ पर रहेगा। ठीक है, चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए। अगली बात करते हैं। कहता है आरबीआई ने अपनी फर्स्ट बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी को रिलीज कर दिया है। आरबीआई के बारे में हम पहले थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। आरबीआई की अगर हम बात करें तो 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कब मिली, 3, 5, 6 अप्रैल को, और उन्होंने बाय मंथली स्टेटमेंट को दिया है। अब देखो बाय मंथली इसमें आता क्या क्या चीज़ें हैं, तो देख लेते हैं। रेपो रेट कितना बताया, 6.50, स्टैंडिंग डिपॉजिट वाला कितना बताया, 6.25, उसके बाद मार्जिनल वाला कितना है, 6.75, बैंक रेट कितना है, 6.75, रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35, CRR कितना है, 4.50, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%, इंडियाज जर्नल GDP ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर कितनी, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो GDP कितनी एक्सपेक्ट हो चुकी है यहाँ पे, 6.5 हमें याद रखना है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन 5.2% बाय द फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे आरबीआई के द्वारा जो डेटा यहाँ पर रिलीज किया गया है। ठीक है, आते हैं आज की लास्ट न्यूज़ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो हर साल 7 अप्रैल को क्या मनाता है कि लोगों की हेल्थ को लेकर, हेल्थफुल फॉर ऑल जो है इसकी थीम है, इसे मनाया जाता है। 7 अप्रैल 2023 को इन्होंने अपनी 75वीं एनिवर्सरी को मनाया। किसने, WHO ने। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको WHO आगे नहीं करा रही हूँ, बाद में करना है हमें इसके बारे में। और इसकी थीम क्या थी, हेल्थ फॉर ऑल। जब हम WHO की बात करते हैं तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस। ठीक है, आप पढ़ लेंगे, बहुत नाम खतरनाक है इनके, है ना। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलता है। और कब बना था ये, 1948 में WHO बना था। और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं हम, 7 अप्रैल को इसको मनाते हैं। तो चलिए, थैंक यू, टाटा बाय बाय हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपके पास 2 से लेकर 8 अप्रैल तक की करंट अफेयर्स।
कोई भी डाउट आए आप पूछ सकते हैं। जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप जब आंसर करते हैं बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।